हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही झकास चल रही होगी। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो हम लोग देखते हैं। जीव विज्ञान का जो है 2023 का सेट नंबर 2 देखेंगे, ठीक है। अगर आप लोग 2024 का अनसॉल्व सेट नहीं लिए, 23 का अनसॉल्व सेट नहीं लिए तो ले लीजिए, ताकि आप लोग पेपर में 70 से 80% मदद हो जाएगी। आपके बस 2 साल कर लेंगे ना, 2023 और 24 का, तो आपका समझ लीजिए कि बेड़ा पार हो जाएगा। 80 प्लस तो आ ही जाएंगे, ठीक है। तो सभी सेट हम हल कर चुके हैं, लिख चुके हैं, पीडीएफ भी बना चुके हैं। तो सेट नंबर 1 हो चुका है, 23 का, 24 का सारा सेट हो चुका है, और सेट नंबर 2 हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेट नंबर 2 है, कोड नंबर है इसका 348CH। और यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बीजांड का वह स्थान जहाँ पर बीजांड वृत्त, वृत्त क्या होता है, जुड़ा होता है, क्या कहलाता है, ठीक है। पूछा है कि बीजांड का वह स्थान जहाँ पर बीजांड वृत्त जुड़ा होता है क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, नाभि, ठीक है। नाभिका, नाभिका कहलाता है। क्या कहलाता है, नाभिका। इसको बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड वाला सही हो जाएगा। ये ऑप्शन पहले से लगाया गया इसलिए कि पीडीएफ बना लें, ठीक ना, पीडीएफ बनाने के लिए लगा गया। उसके बाद देखिए टीबी के टीके, टीबी के टीके का नाम है, तो बीसीजी, बीसीजी इसका नाम है। क्या है, बीसीजी, ठीक ना। टीबी का जो टीका होता है, जो सुई लगती है टीबी वाली, उसका जो नाम है बीसीजी है, ठीक है। तो उसका नाम बीसीजी है। ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर ग है, भारत में रामदेव मिश्रा को किस विषय का अध्ययन के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ये कुछ अलग ही क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। तो पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी तंत्र जो आप पढ़े हैं ना, पारिस्थितिकी जो चैप्टर है, उसी के विषय पर अध्ययन करने के लिए इनको क्या दिया गया था, मिश्रा को किस विषय या अध्ययन के जनक के रूप में जाना, इसको मतलब अध्ययन के विषय के रूप में जाना जाता है। किसके अध्ययन के, पारिस्थितिकी के अध्ययन के, ठीक है। उसके बाद देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किसमें होता है। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग, अभियांत्रिकी जिसे बोलते हैं, ठीक ना, अभियांत्रिकी बोलते हैं, ठीक है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किसमें होता है। तो इसमें देखिए आपका चिकित्सा में होता है, कृषि में होता है, परजीवी जीव में होता है, यानी कि इनमें से सभी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाला, इनमें से सभी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे चले हम लोग प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है, तो ऑक्सीजन गैस। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आंसर, यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 2 का निश्चित उत्तरी प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है, यानी कि कौन सी गैस बाहर निकलती है, किसके दौरान, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के। तो कौन गैस आती है, O2 गैस निकलती है। कौन गैस, O2, यानी कि ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, ठीक है। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 2 का ख है, डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है। तो डीएनए अणु को तोड़ने वाला एंजाइम वही है विदलन एंजाइम, ठीक ना। कौन है, विदलन एंजाइम, या फिर इसको बोलते हैं एंडोन्यूक्लिएज या फिर एक्सो न्यूक्लिएज बोलते हैं, ठीक है। तो ये एंजाइम क्या होता है, डीएनए अणु को क्या करता है, खंडित करता है, यानी कि तोड़ता है। उसके बाद मनुष्य में लिंग निर्धारण हेतु किस प्रकार के गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं। तो जो मनुष्य में लिंग का निर्धारण होता है, ठीक ना, कि वह मादा है कि वह पुरुष है, तो दोनों का मतलब नर पुरुष, नर और मादा का पता चलता है इसमें किसके गुणसूत्र से। तो जो पिता का गुणसूत्र होता है, पिता के लिंग गुणसूत्र से, XY के गुणसूत्र से, ठीक है। तो इसी से पता चलता है। अगर देखिए XX हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, मादा हो जाएगी, स्त्री हो जाएगी, ठीक है। XY है तो ये क्या है, पुरुष, यानी कि पुत्र होगा, पुत्री नहीं होगी, पुत्र होगा XY से। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2 का घ है आपका। प्रश्न नंबर 2 का घ क्या कर रहा है, लिडिग, सर्दी हो गई है जी, लिडिग कोशिकाओं के क्या कार्य हैं। तो लिडिग कोशिकाओं के क्या कार्य है, तो यहाँ पर देखिए टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करता है, ठीक ना, करना। जो टेस्टोस्टेरोन होता है जो मनुष्यों में पाया जाता है, ठीक ना, आदमी में, लड़कों में पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। तो इसी का क्या करता है, श्रवण करता है, ठीक ना। तो कौन, लिडिग कोशिका जो होती है यही।
उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2 का अंगा वाला है। प्रश्न नंबर 2 का अंगा क्या कह रहा है कि तप्त स्थल पृथ्वी पर पादप एवं जंतुओं की प्रजातियों की घनी आबादी या उत्तर लिख दिए जी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है। क्वेश्चन आप लोग को मैं यहाँ पर देखिए, जैव जैव विविधता तप्त स्थल क्या है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर हम देखिए ऐसे करके ऐसे लिखे हैं कि इसका प्रश्न है, देखिए जैव विविधता तप्त स्थल क्या है, तो यहाँ पर उत्तर लिखना है तप्त स्थल पृथ्वी पर पादप एवं जंतुओं की प्रजातियों की घनी आबादी के या उच्च जैव विविधता के क्षेत्र होते हैं, ठीक ना। जो तप्त स्थल होता है वह पृथ्वी पर पादप एवं जंतुओं की प्रजातियों की घनी आबादी के या उच्च जैव विविधता के क्षेत्र होते हैं जो मानवीय गतिविधियों द्वारा नष्ट होने के खतरे का सामना करते हैं, ठीक ना। ये क्या करते हैं, जो मनुष्य द्वारा जो गतिविधि होती है जिनके द्वारा उनको नष्ट न हो, वो क्या करते हैं, तप्त स्थल उनकी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3 है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट है ये, वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रतिपादित डीएनए के द्विकुंडली मॉडल का केवल नामांकित चित्र बनाइए। तो वाटसन तथा क्रिक द्वारा जो प्रतिपादित है डीएनए के द्विकुंडली मॉडल का जो संरचना आप लोग देखे होंगे, जो मतलब हेलिक्स होती है, ठीक ना, डबल हेलिक्स होती है, यानी कि द्विकुंडली होती है, ठीक है। द्विकुंडली होती है जो ऐसे टेढ़े मेढ़े, फिर इधर से ऐसे ऐसे एक बार बना लेंगे, एक बार ऐसे बना लेंगे, उसमें ACG ऐसे करके आप भर देंगे, यानी कि उसका जो क्षारक है, चार होते हैं ना, डीएनए में क्षारक कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, एडिनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और थाइमिन होता है। और जो आरएनए होता है उसमें आपका कौन कौन सा, एडिनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, यूरेसिल होता है, ठीक ना। जो थाइमिन के जगह पर यूरेसिल हो जाता है उसी को हम लोग आरएनए बोलते हैं, और यूरेसिल की जगह पर क्या हो जाएगा, थाइमिन हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीएनए बोलेंगे, ठीक है। तो डीएनए का जो ये चित्र है, देखिए प्रश्न पिछले सेट नंबर 1 में हो चुका है, जो 4 का ग देखिए, ठीक ना, जा करके आप 4 का ग देखेंगे तो ये प्रश्न हो चुका है डीएनए वाला, द्विकुंडली वाला। प्रश्न नंबर 4 में, किसमें, सेट नंबर 1 में, जिसका कोड नंबर आपको बता दें कि 348 क्या है कोड नंबर, देखिए 348 और CG इसका कोड है, ठीक है, CG इसका कोड है। इसमें आप लोग जाकर देखेंगे तो क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3 का ख है। प्रश्न नंबर 3 का ख में क्या है कि किसी एक यौन संचारित रोग का नाम लिखें एवं उसके रोकथाम के उपाय का वर्णन करें, ठीक ना। कह रहा है कि किसी एक यौन संचारित रोग का नाम लिखिए जो यौन संबंध बनाने से, ठीक ना, यौन संबंध बनाने से क्या होता है, फैलता है, उसका नाम लिखना है और उसके रोकथाम के बारे में भी लिखना है। तो यहाँ पर देखिए रोग का नाम है सुजाक, क्या नाम है, सुजाक नाम है, और एक इसका रोकथाम लिखा गया है संभोग न किया जाए या फिर ऐसे साथी के साथ आपसी एक संगी संबंध रखा जाए जिसे यह बीमारी नहीं हो, ठीक है। यानी कि अगर एक को ऐसे साथी के साथ संभोग करिए कि जिसके पास यह बीमारी न हो, या फिर उसके साथ ये काम न करे, ठीक ना, जिसको सुजाक रोग है वो ये काम न करे, ठीक है, तभी इसका क्या हो जाएगा, इसका रोकथाम हो पाएगा। अन्यथा यह रोग बढ़ता चला जाएगा, जिसके साथ संबंध बनाएंगे उसको ये रोग हो जाएगा। कौन कौन सा, सुजाक रोग है इसका नाम, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए आपका प्रश्न नंबर 3 का ग है। प्रश्न नंबर 3 का ग क्या है, टर्नर एवं क्लाइफेल्टर सिंड्रोमों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए टर्नर सिंड्रोम और क्लाइफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या पूछा है कितनी होती है। जो टर्नर सिंड्रोम होता है ना, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 45 होती है। कितनी होती है, 45 होती है। 45 क्यों होती है कि इसमें जो देखिए पहले तो इसमें कितना 22 जोड़ी गुणसूत्र बनते हैं, जो 23वां गुणसूत्र बनता है उसी में एक एक्स या वाई गुणसूत्र नहीं रहता है, ठीक है। तो उसमें जब एक्स वाई गुणसूत्र नहीं रहेगा तो ये क्या बन जाएगा, आपका एक्स बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 14 यानी कि 44 बन गया, प्लस में एक बना 45 बना, यानी कि एक गुणसूत्र नहीं बना, तो यही टर्नर सिंड्रोम का नाम दिया जाता है, ठीक। तो इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं टर्नर सिंड्रोम में, तो इसमें आपके होते हैं 45 गुणसूत्र। अब टर्नर सिंड्रोम अगर पूछ भी दिया तो आप लोग इस पे बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है। क्लाइफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, देखिए क्लाइफेल्टर सिंड्रोम में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है, एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, तो इसमें 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। जैसे
यहाँ पर देखिए 14 है, फिर उसके बाद एक्स एक्स है, जो दो गुणसूत्र है ये एक्स एक्स है, फिर उसके बाद एक्स वाई हो जाता है। तो ये गुणसूत्र जो होता है ये महिलाओं में होता है, ठीक है, महिलाओं में होता है कि पुरुषों में, ये पुरुषों में होता है, ठीक है, ये पुरुषों में होता है। एक्स एक्स वाई हो जाता है, इसमें वाई गुणसूत्र बढ़ जाता है, यानी कि देखिए इसमें एक्स एक्स भी है, ये एक्स एक्स क्या है, महिलाओं का है, और ये एक्स वाई क्या है, ये पुरुषों का है। यानी कि यह दोनों, ये वाला जो क्लाइफर्टर सिंड्रोम होता है यह एक किन्नर की निशानी, जो जिसमें क्या होता है, इसमें ये मर्द भी रहेगा और औरत भी रहेगा, यानी कि दोनों दोनों रूप में इसको देखा जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका क्लाइफर्टर सिंड्रोम हो गया। आप लोग अपने सरल भाषा में इसको बता दीजिएगा क्या कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर घ है, पौधों में दोहरा निषेचन क्या होता है, इसकी खोज किसने किया। तो पौधों में एक निषेचन होता है जिसका नाम दोहरा होता है। देखिए यहाँ पर नर युग्मक का अंडकोशिका से मिलकर द्विगुणित युग्मज बनाना तथा द्विगुणित केंद्रक का नर युग्मक से संलयन निषेचन या दोहरा निषेचन कहलाता है, ठीक है। नर युग्मक का अंडकोशिका से मिलकर द्विगुणित युग्मज बनाना तथा द्विगुणित केंद्रक का नर युग्मक से संलयन द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहलाता है। दोहरा निषेचन की खोज किसने की थी, S.G. नवास्चिन ने किया था, ठीक ना। जो दोहरा निषेचन है इसकी खोज किसने, S.G. नवास्चिन ने किया था, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए प्रश्न नंबर 3 का घ हो चुका है, प्रश्न नंबर 3 का अंगा देख लीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 3 का अंगा है, मेंडल के पृथक्करण के नियम को समझाइए। जो मेंडल का पृथक्करण का नियम है उसको समझाना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा है, 2022 में पूछा है, 2024 में पूछा है। तो सभी क्वेश्चन, ये जितने क्वेश्चन इसमें फंस रहे हैं सब क्वेश्चन 24 में पूछा है, 22 में पूछा है। यहाँ पर देखिए मेंडल के नियम मेंडल के पृथक्करण का नियम, देखिए कारक युग्मक बनते समय आधे आधे पृथक होकर युग्मक में चले जाते हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी पृथक होते रहते हैं। इस नियम को पृथक्करण का नियम कहते हैं। इस नियम को क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं। जो कारक होते हैं, कारक युग्मक बनते समय आधे आधे पृथक हो जाते हैं, यानी कि आधे आधे भागों में ये बट जाते हैं, ठीक है, ये आधे आधे भागों में बढ़ जाते हैं, युग्मक में चले जाते हैं। ये कहाँ चले जाते हैं, युग्मक में चले जाते हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि एक पीढ़ी से बाद दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी से बाद तीसरी पीढ़ी में, इस प्रकार से इस नियम को पृथक्करण का नियम कहते हैं। इस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं, ठीक ना। तो इस नियम को हम लोग क्या करते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर लंबा है, यहाँ पर बौना लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए लंबा पौधा है, दोनों टी, ये क्या है, लंबा पौधा है, और ये जो बौना पौधा स्मॉल टी है। अब देखिए क्या होगा, दोनों का गुण सत्य, देखिए इसका कैपिटल टी, इसका कैपिटल टी, इसका स्मॉल टी, अगर हम लोग इसका संकरण करा दें तो ये कैपिटल टी और एक स्मॉल टी लेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि ये कैसा लंबा पौधा होगा, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जब यहाँ पर देखिए लेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, आपका एक लंबा पौधा ही बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये कैपिटल टी, फिर ये स्मॉल टी लेंगे, फिर ये कैपिटल टी, फिर ये स्मॉल टी लेंगे, तब भी क्या बनेगा, लंबा पौधा ही बनेगा। तो इसी प्रकार से ये जब पृथक होते हैं यानी कि खत्म हो जाते हैं धीरे धीरे, तो ये पृथक्करण का नियम यही कहलाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग इसको एक बार बना लीजिएगा, बस इतना ही बनाना है, ज़्यादा नहीं। आप लोग जो संकरण हम कराए संकरण मत कराना, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 का 4 देखिए, प्रश्न नंबर 4 लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड है। देखिए कह रहा है कि जैव उर्वरक कैसे मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है। जो जैव उर्वरक होता है वह किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं जो जैव उर्वरक होते हैं वो किस प्रकार से मृदा की जो अच्छेपन होती है, यानी कि अच्छेपन यानी कि उर्वरता, यानी कि ज़्यादा उपज पैदा कर सके उसको कैसे बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैव उर्वरक सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, कवक एवं साइनोबैक्टीरिया होते हैं। जो जैव उर्वरक होते हैं वो क्या होते हैं, एक प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं, जो कि देखिए जैसे जीवाणु हो गया, कवक हो गया, या साइनोबैक्टीरिया हो गया, ठीक ना, या बैक्टीरिया होते हैं जो मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाते हैं। ये क्या करते हैं, जो कि मृदा, जो आपकी मिट्टी होती है, उस मिट्टी में पोषक तत्वों की अगर कमी है तो उस पोषक तत्वों को क्या करती है, मात्रा को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है।
पोषक तत्वों की मिट्टी पोषक तत्व क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ये जीव वायु के नाइट्रोजन को स्थिर करके कार्बनिक यौगिक जैसे नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तित कर देते हैं। ये क्या करते हैं, जो ये जीव होते हैं नाइट्रोजन को, वायु में से नाइट्रोजन को एकत्रित कर लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, स्थिर कर लेते हैं या फिर एकत्रित कर लेते हैं, बटोर लेते हैं। और क्या करते हैं, कार्बनिक यौगिक जैसे क्या होता है, नाइट्रेट, यानी कि कह सकते हैं कि यूरिया में भी ये बदल सकते हैं उसको, ठीक है। तो कार्बनिक यौगिक कार्बन और नाइट्रोजन हो, कार्बनिक यौगिक नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे मृदा की उपजाऊ शक्ति अर्थात मृदा की उर्वरता बढ़ जाती है। उसकी उपजाऊ शक्ति यानी कि धान गेहूं को पैदा करने की शक्ति भी क्या करती है, बढ़ जाती है, ठीक है। या कह सकते हैं उर्वरता बढ़ जाती है। इस क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं, ठीक ना। इस क्रिया को हम लोग अगर नाइट्रोजन स्थिरीकरण पूछे तो ये आप लिख सकते हैं, ये आप पूरा लिख सकते हैं। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए उदाहरण है राइजोबियम, एनाविना, ठीक ना, आदि, ये सब इसके उदाहरण किसके, जैव उर्वरक के जो सूक्ष्म जीव है उनके उदाहरण है। राइजोबियम एक है, एक एनाविना है, यही सब क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 4 का क हुआ। प्रश्न नंबर 4 के ख पर चलते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 4 का जो ख है इसको नहीं पढ़ना है, ठीक नहीं। यह प्रश्न सिलेबस से हट चुका है। जहां पर लिखा रहेगा स्टार लगा रहेगा या फिर लिखा रहेगा यह प्रश्न सिलेबस से हट चुका है तो उसको आपको नहीं पढ़ना रहेगा, ठीक है प्यारे स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4 का ग, कह रहा है कि इसके रिश्ता क्या है, इसके रिश्ता क्या है, इसके बचाव व उपचार का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक ना। संक्षिप्त में क्या लिखना है, टिप्पणी लिखना है। अब देखिए एस्केरिस नामक परजीवी से संबंधित है। यह परजीवी छोटे बच्चों में अधिक पाया जाता है। एस्केरिस के अंडे रोगी के आंत में उपस्थित होते हैं। जो एस्केरिस होता है उसका जो अंडा होता है वो रोगी के कहाँ पाया जाता है, रोगी के आंत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, आंत में पाया जाता है, ठीक है। तथा मल के साथ ये बाहर आ जाते हैं, ठीक ना। जो ये एस्केरिस जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये मल के साथ जो होते हैं बाहर आ जाते हैं, ठीक ना। लैट्रिन करते वक्त उसके साथ बाहर आ जाते हैं। उसके बाद बचाव या उपचार देखिए, पहला है भोजन करने से पूर्व हाथ साबुन से धोने चाहिए। जो इसके बचाव है इसके रिश्ता के, इसमें क्या होता है कि आपको कैसे बचाव करना है सारी जानकारी यहाँ पर लिखी है। बचाव या उपचार देखिए पहला पॉइंट है कि भोजन करने से पूर्व हाथ साबुन से धोने चाहिए। यानी कि अगर आप भोजन करने जा रहे हैं तो उसके पूर्व आप लोग क्या करें, भोजन करने से पहले आप लोग हाथ क्या करें, साबुन से बढ़िया से धो लें, ठीक ना। इससे बचाव है। उसके बाद देखिए दूसरी पॉइंट है कि वैयक्तिक और सामाजिक सफाई इस रोग की सर्वश्रेष्ठ रोकथाम। यानी कि वैयक्तिक सामाजिक सफाई जो होती है, यानी कि अपने आसपास की जो जगह है उनको साफ सुथरा करके रखिए। ये इसके लिए क्या है, सर्वश्रेष्ठ रोकथाम, इससे अच्छा कोई रोकथाम नहीं। उसके बाद देखिए पानी को गर्म व छान कर पीना चाहिए। अगर आप लोग पानी पी रहे हैं तो उसको क्या करें, पानी को गर्म करके छान करके उसको पिए, ठीक ना। तो उसमें के जीवाणु जो मरे हुए रहेंगे वो छन जाएंगे या फिर बालू उलू नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, रोकथाम। उसके बाद चौथी पॉइंट है कि साफ शौचालय रखना चाहिए। आपका शौचालय जो है, लैट्रिन बाथरूम जो भी है उसको क्या करें आप लोग एकदम स्वच्छ रखें, साफ रखना चाहिए। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 5 है, जहाँ पर भोजन तैयार होता है वहाँ की सफाई आदि का निरीक्षण करें, ठीक ना। यानी कि जहाँ पर आपका भोजन तैयार होता है, जहाँ पर खाना बनता है उसको क्या करें, साफ सफाई से रखें, एकदम मस्त तरीके से अच्छे से रखें। उसके बाद देखिए छठी पॉइंट है कि अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। यानी कि अपने आसपास के जो वातावरण है, अगल बगल के लोग हैं या फिर अगल बगल की जगहें हैं, जैसे कि पड़हुआ हो गया, नाली हो गई, ठीक है, इस प्रकार के जो भी गड्ढे गुच्चे हैं सबको क्या करिए बढ़िया से साफ करके रखें, ठीक है, बढ़िया से। तब आप इसका उपाय बचाव या उपचार इससे कर सकते हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4 का घ है। प्रश्न नंबर 4 का घ है, अनिषेक जनन को परिभाषित कीजिए। मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो देखिए अनिषेक जनन क्या है, यदि बिना निषेचन के ही भ्रूण का निर्माण हो तो इस घटना को अनिषेक जनन कहते हैं, ठीक ना। जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं इस बात को कि अनिषेक जनन का मतलब ये है कि अगर
किसी भ्रूण का निर्माण वैसे ही हो जाता है, यानी कि जैसे कह सकते हैं कि बिना निषेचन के अगर किसी भ्रूण का निर्माण हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनिषेक जनन बोलते हैं। ठीक है, उसे हम लोग, ये कब होता है, ये मधुमक्खियों में होता है। यानी कि एक मधुमक्खी जैसे दूसरे, जैसे पुष्प में होता है कि पुष्प जो होता है, एक पुष्प है और एक पुष्प से भौरा यहाँ पर बैठा है और दूसरे पुष्प पर जाकर बैठ गया। ठीक है, तो उसमें क्या हो गया, अनिषेक जनन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो ये पुष्प का जो अंडाशय था वो कहाँ जाएगा, उसके इसके साथ मिल करके ये भ्रूण का निर्माण कर सकता है। ठीक है, किसके साथ जाकर के, जो आपका भौरा था उसके साथ। उसके बाद देखिए उदाहरण है, कुछ मधुमक्खियों में, छिपकली में आदि। ये भी कुछ मधुमक्खियों में भी होता है, छिपकली में भी होता है। ठीक है, ये बिना निषेचन के ही क्या होता है, भ्रूण का निर्माण हो जाता है, किसमें, मधुमक्खियों में और छिपकली में। कुछ मतलब सभी में नहीं, कुछ में। अब देखिए मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण, मधुमक्खियां 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, देखिए, श्रमिक मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी, नर या ड्रोन मधुमक्खी। ठीक ना, तो इसमें गुणसूत्र होते हैं 32 32 और इसमें 16 होता है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक रानी मधुमक्खी का लिए डीएनए और एक ड्रोन मधुमक्खी का। ड्रोन मधुमक्खी का यन था और रानी मधुमक्खी का 2n था। तो यहाँ पर देखिए 2n को हम लोग बांट लें, किसमें, यन और यन में बांट लिए। 2n को यन और यन में, इसका अर्ध विभाजन कर दिए। ठीक ना, अर्धसूत्री विभाजन इसको बोलते हैं। तो इसके अंडाणु क्या होंगे, बट गए। अब देखिए क्या होगा कि एक ड्रोन मधुमक्खी जो है, ड्रोन मधुमक्खी का यन था, इसका समसूत्री विभाजन हुआ, यानी कि समसूत्री का मतलब समान हुआ है, यानी कि जो था वही है। ठीक है, इसमें कोई बंटवारा नहीं, इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ है, यानी कि आधा इधर आधा इधर। तो यहाँ पर देखिए एक यन था, यन का मतलब एक 16 है। ठीक है, यन का मतलब 16 है। तो यहाँ पर देखिए 16 यहाँ पर हम लिखे हैं जी। यहाँ पर देखिए आप लोग देखे नहीं क्या, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 2n 32 2n 32, तो n बराबर कितना आएगा, 16 आएगा ना, वही चीज है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक यन जो है ड्रोन मधुमक्खी है, ड्रोन मधुमक्खी मिल रही है, और एक रानी मधुमक्खी मिल रही है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, 2n बन रहा है, यानी कि 32 गुणसूत्र वाली मादा मधुमक्खी बनेगी। और यहाँ पर जो एक यन बना है, ये अंडाणु है, और यहीं से ये क्या हो जाएगा, यही अनिषेक जनन कहलाएगा। ठीक है, ये सिंगल ही रह जाता है। ये जब सिंगल रहेगा, जब इसके साथ ये मिलेगा, जो ये रानी मधुमक्खी और ड्रोन मधुमक्खी मिलेंगे, तो इसका एन गुणसूत्र मिलेगा, तो 32 गुणसूत्र वाला मादा मधुमक्खी बन जाएगा। लेकिन जब ये वाला एक सिंगल वाला ये बच जाएगा, तो ये जो एन बराबर 16 गुणसूत्र वाला बचेगा, तो नर मधुमक्खी बनेगा। ठीक ना, यानी कि जो नर मधुमक्खी होता है उसमें 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं, और जो मादा मधुमक्खी होता है उसमें कितने, 32 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो प्रश्न नंबर आपका 4 तक पूरा मैं कंप्लीट करा दिया इसमें, सेट नंबर 2 में। और सेट नंबर 2 का जो एक वीडियो और बनेगी जिसमें हम पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है ना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, छोटा सा प्यारा सा कमेंट छोड़ कर जाइए। बाय बाय।